आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके जी। तो हम स्टार्ट करते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे अगर हम नाम में देखें तो हमारे पास इट रिप्रेजेंट्स इट्स अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें हमारे पास जो मोबाइल फेज होगा दैट इज लिक्विड, while in gas chromatography the mobile phase was या gas, yeah. So बेसिकली ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल होता है दैट बेस्ड ऑन द यू कैन से अफिनिटी ऑफ अ पार्टिकल और एनालाइट। हमारे पास उसकी जो अफिनिटी होती है उस बेसिस पे उसकी सेपरेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल फेज एंड stationary phase. Okay, so that high performance liquid chromatography or high pressure liquid chromatography, it's very sensitive technique, sensitive analytical technique. It uses, or we can use it to separate, identify and quantify the individual components. So we can separate, हम उसको अलग कर सकते हैं। डिफरेंट एक हमारे पास मिक्सचर है, उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक हमारे पास फार्मास्यूटिकल ड्रग है, उसके अंदर कोई 4 से 5 कंपाउंड है। तो एचपीएलसी की मदद से हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सेपरेट करते हैं। 5 अलग अलग कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं। देन वी आइडेंटिफाई दोज कंपोनेंट्स, हम उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं एंड आल्सो क्वांटिफाई। वी कैन आल्सो डिस्कस दैट हाउ मच in concentration they are present, in how much concentration. So this technique is used to identify, quantify the individual component of a liquid mixture. So mostly हमारे पास जो यहाँ पे सैंपल हम यूज करते हैं that is also in the form of liquid. मोबाइल फेज भी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और हमारे पास जो सैंपल हम इंजेक्ट करते हैं वो भी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म। लिक्विड। ओके। तो ये बेसिकली अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखें एचपीएलसी की, तो ये उसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज सॉल्वेंट रेजर्वायर। जैसे हमारे पास जीसी में हमारे पास क्या होता था, कैरियर गैस का एक हमारे पास सिलेंडर होता था ना। मोबाइल फेज जो हमारे पास जो गैस होती थी उसका एक सिलेंडर होता था। इसी तरह हमारे पास एक सॉल्वेंट रेजर्वायर होगी। इट्स बेसिकली यू कैन से द स्टोरेज ऑफ आर मोबाइल फेज, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है, स्टोर होता है। सेकेंडली इसके साथ हमने आजकल के हमारे पास जो न्यू इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं उसके साथ हमने एक डी गैसर जो है वो अटैच किया होता है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा डी गैसर क्या होता है। थर्ड हमारे पास क्या होता है, द हाई प्रेशर पंप। अब नाम से जिस तरह शो हो रहा है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक पंप लगा होगा जो हमारे मोबाइल फेज को प्रेशर के साथ, फोर्स के साथ किधर भेजेगा, टुवर्ड्स कॉलम। ओके। सो इस वजह से इस हमारे पास हाई प्रेशर पंप होने की वजह से हम इसको हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द ऑटो सैम्पलर, ठीक है। और इंजेक्शन पोर्ट, यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना जो सैंपल है वो अपने यू कैन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो इंजेक्ट करते हैं और वो हमारे पास क्या करता है, मोबाइल फेज उस सैंपल को आगे लेके मूव करता है टुवर्ड्स द कॉलम, ठीक है। इसकी आगे हमारे पास कुछ टाइप्स होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलम, ठीक है। कॉलम बेसिकली क्या है, एक हॉलो ट्यूब है जिसके अंदर हमारा स्टेशनरी फेज फिल होता है, ठीक है। उस स्टेशनरी फेज के अंदर हमारे पास उसकी भी आगे काफी टाइप्स हो सकती हैं कि हमारा स्टेशनरी फेज किस टाइप का है, पोलर नेचर का है, नॉन पोलर नेचर का है, ठीक है। तो यूजुअली हमारे पास जो स्टेशनरी फेज यूज होता है दैट इज सॉलिड एंड मोबाइल फेज इज लिक्विड। एंड नेक्स्ट आफ्टर सेपरेशन हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो बारी बारी क्या होंगे, एल्यूट होंगे, ठीक है। एग्जिट करेंगे कॉलम को। तो जैसे ही वो एग्जिट करेंगे कॉलम को तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो हमारे पास उन एग्जिट या हमारे पास जो हमारे पास एल्यूट हो रहे हैं कंपोनेंट्स
उनको वो डिटेक्ट कर पाए। तो इसलिए हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट होता है HPLC का, दैट इज डिटेक्टर। तो हमारे पास वो डिटेक्टर होता है जो हमारे पास उन जो कंपोनेंट्स जो वहां से रिलीज हो रहे होते हैं, कॉलम से एग्जिट कर रहे होते हैं, उनको वो क्या करता है, कैप्चर करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जो है आगे कन्वर्ट कर देता है। तो आगे हमारा जो डेटा सिस्टम होता है, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, वो बेसिकली क्या करता है, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्रोमेटोग्राम की फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम क्या करते हैं, इजीली जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो इस डेटा प्रोसेसिंग में हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक ग्राफिकल फॉर्म में, रीडेबल ग्राफिकल फॉर्म में हमें दे देते हैं। ओके, तो बेसिकली अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC. So it is, first of all, it's a type of column chromatography, okay, in which we use a column. तो बेसिकली ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की भी एक टाइप है, और सेकेंडली हम इसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की भी टाइप बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू कैन से द कंपोनेंट, और अकॉर्डिंग टू द इट्स यू कैन से वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग मैकेनिज्म, हम इसको आगे जो है वो डिवाइड किया हुआ है। ओके, सो द कोर प्रिंसिपल, इसका जो हमारे पास जो कोर प्रिंसिपल है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल एनालाइट्स। तो बेसिकली हमारे पास जो सैंपल एनालाइट्स हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पे बेस कर रहा है हमारा ये इसका प्रिंसिपल। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किधर होगी, बिटवीन टू फेज, द वन इज स्टेशनरी एंड द सेकंड वन इज अ लिक्विड फेज, often known as mobile phase। ठीक है, तो when a sample is injected into the sample और द सिस्टम, जब हम अपने सैंपल को इंजेक्ट करते हैं ऑटो सैम्पलर के थ्रू और सैंपल इंजेक्शन के थ्रू इनटू द सिस्टम, द मोबाइल फेज कैरीज इट थ्रू अ कॉलम पैक विद स्टेशनरी फेज। तो बेसिकली हमारा जो मोबाइल फेज है, वो उसको लेके जाता है टुवर्ड्स आवर कॉलम दैट इज पैक्ड विद द स्टेशनरी फेज। So as the sample travels, its individual components interacts with the stationary phase particles। तो हमारे पास जो components होते हैं हमारे मिक्सचर के, हमारे सैंपल के, वो क्या करते हैं, दे इंटरेक्ट विद द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर यूनिक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एडजॉर्ब हो जाते हैं, या कुछ हमारे पास क्या होते हैं, लेट्स सपोज दोनों पोलर नेचर के हैं। अगर मोबाइल फेज के पार्ट, सॉरी, स्टेशनरी फेज के जो हमारे पास पार्टिकल हैं, और हमारा जो सैंपल है उसके पार्टिकल, अगर दोनों मोबाइल यू कैन से पोलर नेचर के हैं, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हमारे पास एक पोलर है, दूसरा नॉन पोलर नेचर का है, तो दे विल नॉट अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो क्या करेगा, अगर हमारे पास दो डिफरेंट पोलैरिटी के हमारे पास कंपोनेंट हैं, तो वो आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि क्या हो जाएंगे, इजिली पास आउट हो जाएंगे। सो तो हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बेस कर रही होती है पोलैरिटी पे। ठीक है, जो हमारे पास कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स हैं या स्टेशनरी फेज के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी पोलैरिटी क्या है, उनकी हमारे पास यू कैन से इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है। लेट्स सपोज बाजू का कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके ऊपर चार्ज क्या है। एंड थर्ड इज द मॉलिक्यूलर साइज। जैसे हमने जीसी में डिस्कस किया, जीसी में हमने क्या क्या डिस्कस किया, किस बेसिस पे हमारे पास सेपरेशन होती है। एनीवन? एफिनिटी के बेस पे बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर साइज। या वहां पे मेन क्या था, एक तो अफिनिटी थी वहां ही पे थी। मेन क्या था, तो एक तो अफिनिटी थी ही थी। तो सेकेंडली हमारे पास सेकेंडली हमारे पास किस अपना ये माइक है। अपना ये माइक है। ओके, हमारे पास जो जीसी था, उसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो सेपरेशन थी, एक तो एफिनिटी पे बेस कर रही थी कि हाउ इट यू कैन से अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज और आइदर टुवर्ड्स मोबाइल फेज। सेकेंडली, इट वाज डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होता था, वो उतना जल्दी एल्यूट हो जाता था।
और वो मॉलिक्यूल्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो लेट इल्यूट होते थे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास, अगर हम कहते थे कि हमारे पास यू कैन से, अगर उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट दो मॉलिक्यूल्स का सेम है, तो देन हम किस पे आते थे, उनके मॉलिक्यूलर साइज पे, कि हमारे पास स्मॉलर साइज जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं दे इल्यूट फर्स्ट और अर्लियर, एंड द हैवियर मॉलिक्यूल और लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स or component they will elute later. Okay, so same in this case, instead of boiling point, uh, the you can say the affinity uh, between two phases, it actually lies on the basis of their polarity, their electrical charge, and molecular size. Okay, so components that have the strong chemical affinity for stationary phase are retained longer. ठीक है, जो स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा अफिनिटी इनकी होगी वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टे करेंगे कॉलम के अंदर, while those molecules uh, they that have less affinity with the stationary phase they elute earlier. ठीक है, वो हमारे पास उनका जो स्टेइंग पीरियड कॉलम में होगा वो क्या होगा, कम होगा, और they move faster, while those that have high affinity with the stationary phase they move slowly and they retained longer in the column. So these are the affinity difference between the sample component and the stationary phase. Is it clear? Yes, sir. या तो फंडामेंटल हमारे पास जो रूल यहाँ पे इस प्रिंसिपल में या एचपीएलसी की जो सेपरेशन, एचपीएलसी में जो हमारे पास सेपरेशन है उसमें जो मेन हमारे पास फंडामेंटल रूल जो अप्लाई हो रहा है दैट इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल अट्रैक्ट द पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर अट्रैक्ट करेंगे किनको, नॉन पोलर को। ओके, अगर हमारे पास सैंपल में कुछ पोलर कंपोनेंट्स हैं और हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो भी पोलर है, तो जो हमारा सैंपल कंपोनेंट होगा इट विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज देन द मोबाइल फेज, सो इट moves slowly and it retained for the longer period of time inside the column. Okay, सर yes, आपने अभी बताया कि इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एफिनिटी लाइज ऑन द बेसिस ऑफ, सर इससे आगे आपने क्या बताया था कि किसकी बेसिस पे एफिनिटी लाई करती है एचपीएलसी में? HPLC में पोलैरिटी बेस पे, इलेक्ट्रिकल चार्ज की बेस पे, एंड थर्ड अगर हमारे पास पोलैरिटी भी सेम हो, इलेक्ट्रिकल चार्ज भी लेट्स सपोज सेम हो दोनों मॉलिक्यूल्स का, देन हमारे पास बात आ जाती है मॉलिक्यूलर साइज। ओके, ओके सर, इज इट क्लियर नाउ? यस ओके, यस सो क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास यू कैन से द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर HPLC इज द मोबाइल फेज, और हमारे पास मोबाइल फेज कंटेनर जिसको हम क्या बोल सकते हैं नॉर्मली, सॉल्वेंट रेजर्वायर। ओके, इट इज अटैच विद अ डीगैसर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास एक सॉल्वेंट रेजर्वायर है, एक ऐसा चैम्बर है, ऐसा हमारे पास एक टैंक है, और यू कैन से इट्स अ बॉटल जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मोबाइल फेज फिल्ड होता है। ठीक है, अब क्या होता है बाज़ औक़ात हमारे यहाँ उस जो हमारा मोबाइल फेज है जो किसी टैंक के अंदर मौजूद है, तो क्या होता है बाज़ औक़ात उसके अंदर कुछ गैसेस भी डिजॉल्व हो जाती हैं। नॉर्मली होता है ना, या हमारे पास लेट्स सपोज वाटर है, उसके अंदर भी कुछ गैसेस इंट्रैप्ट होती हैं, तो जो भी लिक्विड हमारे पास वहाँ पे प्रेजेंट है उनके अंदर बाज़ औक़ात जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, दे समटाइम्स ट्रैप्ड इनसाइड द मोबाइल फेज। तो उन डिजॉल्व्ड गैसेस को, जो इंट्रैप्ड गैसेस हैं, दे समटाइम्स फॉर्म एयर बबल्स। ठीक है, वो क्या करते हैं हमारे यहाँ जो हमारा लिक्विड फेज है या मोबाइल फेज है उसके अंदर एयर बबल्स बना लेते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हमारे यहाँ जो सेपरेशन होती है इट्स मेनली यू कैन से इट्स मेनली अफेक्टेड बाय, और इट कैन बी अफेक्टेड बाय द फ्लो रेट ऑफ द मोबाइल फेज। तो हमने देखा था अगर हमारे यहाँ
मोबाइल फेज के अंदर उसका जो फ्लो रेट है अगर वो कम ज्यादा हो तो हमारे पास क्या आता था, हमारे पास जो रिटेंशन टाइम शिफ्ट आता था, देखा था ना हमने जीसी में। अगर हमारे पास जो फ्लो रेट है मोबाइल फेज का वो चेंज होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा था, हमारे यहाँ रिटेंशन टाइम पे। लेट्स सपोज हमने एक दफा सैंपल जो है वो एनालाइज किया, उस वक्त हमारे पास जो फ्लो रेट था मोबाइल फेज का वो था 10 ml/मिनट, ठीक है। तो अब जब हमने उसकी एक पीक आ गई, नेक्स्ट टाइम हमने उसी सेम कंपोनेंट को दोबारा एनालाइज किया, लेकिन इस टाइम क्या हुआ, हमारे यहाँ जो फ्लो रेट था वो 10 की बजाय 12 हो गया। तो अब जो हमारे पास लेट्स सपोज जो पहले हमारे पास जो एनालाइट वो था, जो कंपोनेंट था, वो लेट्स सपोज 5 मिनट पे एल्यूट हुआ था, अब अगर फ्लो रेट बढ़ गया है तो हो सकता है हमारे पास वो जो कंपोनेंट है वो 5 मिनट की बजाय 4th मिनट पे जाके एल्यूट हो जाए। या हमने फ्लो रेट को कम किया हुआ है तो हो सकता है हमारा वो जो कम यू कैन से एनालाइट है वो 5 मिनट की बजाय 6 मिनट पे एल्यूट हो जाए। तो ये हमारे पास जो चेंजिंग्स आ रही हैं, यू कैन से दैट फ्लक्चुएशन आ रही हैं डिटेक्शन में, इनको हमने सप्रेस करने के लिए, इनको कम से कम करने के लिए व्हाट वी यूज अ डीगैसर। तो डीगैसर बेसिकली क्या करता है कि हमारे यहाँ वो जो कंपोनेंट है, हमारे पास जो मोबाइल फेज है उसके अंदर जितनी भी गैस मॉलिक्यूल्स इंट्रैप्ट होते हैं या डिसॉल्व होते हैं, उनको क्या करता है, वो सेपरेट करता है फ्रॉम द लिक्विड। तो अब क्या होते हैं, हमारे पास कोई भी जो है गैस फेज, यू कैन से कोई भी हमारे पास यू कैन से एयर बबल्स अब इंट्रैप नहीं है। अब हमारे पास क्या होगा, जो फ्लो रेट होगा वो भी स्मूथ रहेगा, और सेकेंडली हमारे पास जो है कोई भी कंटेमिनेशन के चांसेस भी कम से कम। ओके, नेक्स्ट इज हाई प्रेशर पंप, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट था दैट इज हाई प्रेशर पंप। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो कॉलम है हमारा बेसिकली मोबाइल हमारा जो स्टेशनरी फेस जिसके अंदर हमारे पास पैक होता है, तो जो कॉलम है इट्स यूजुअली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का वो हमारे पास कॉलम बना होता है, जिसके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं स्टेशनरी फेज के, दे आर फिल्ड, they are tightly filled, tightly packed, and the column particle or stationary phase particle are of very fine particle size, usually range from 1.5 to 10 micrometer। जो हमारे पास कॉलम है उसके अंदर हमने जो स्टेशनरी फेज फिल किया होता है, एक तो उसको हमने टाइटली पैक किया होता है, सेकेंडली हमारे पास वो जो स्टेशनरी फेज होता है दैट इज उसके हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी फाइन। अब वाई वी यूज फाइन पार्टिकल्स, तो हमारे पास जो कॉलम की एफिशिएंसी है उसको बेहतर करने के लिए देयर आर 2 to 3 डिफरेंट वेज। आइदर वी कैन इलोंग द कॉलम, हम उसकी जो लेंथ है कॉलम लेंथ उसको बढ़ा दें फॉर बेटर रेजोल्यूशन, या हम क्या करते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स हम फिल करते हैं स्टेशनरी फेज के, उनका जो पार्टिकल साइज है उसको हम फाइन रखते हैं, कम से कम रखते हैं। तो जितना पार्टिकल साइज कम होता है उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी ज्यादा अच्छी सेपरेशन होगी। यही सेम केस होता है नैनो पार्टिकल्स में। वाई नैनो पार्टिकल्स आर मोर एफिशिएंट देन द नॉर्मल माइक्रो पार्टिकल, बिकॉज उनका साइज हमने इतना कम कर दिया है। अब हमारे पास उधर हमारे पास जो यू कैन से साइज कम होने की वजह से मोर सरफेस जो है वो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक्वायर कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उनकी जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। सो फॉर बेटर सेपरेशन वी यूज फाइन पार्टिकल्स। okay, so when those fine particles are tightly you can say packed in the column, so we need a high pressure mobile phase, we need a highly pressurized mobile phase to pass through that column। ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पंप यूज करते हैं ऑफ हाई प्रेशर। तो दैट प्रेशर नॉर्मली रेंज फ्रॉम 4000 to 12000, यूजुअली 400 to 1200 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर हम नॉर्मली पीएसआई में बात करें तो हमारे पास एक एवरेज जो एचपीएलसी है उसके अंदर हमारे पास जो प्रेशर होना चाहिए दैट शुड बी 400 to
6000 psi, 4000 to 6000 psi। और जब हमारे पास जो न्यू आ रही हैं हमारे पास HPLC, जिनको हम अल्ट्रा परफॉर्मेंस और अल्ट्रा प्रेशराइज्ड HPLC जो हमारे पास आ रही हैं, उनका हमारे पास जो अभी रिसेंटली हमारे पास जो प्रेशर हमने नोट किया है, दैट इज अप टू 17,000 psi। जो अल्ट्रा परफॉर्मेंस हमारे पास, ये अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस HPLC अभी जो रिसेंट आई है, उसके अंदर जो हमारे पास जो पंप है उसका हमारे पास जो प्रेशर था वो 17,000 psi तक गया है। लेकिन एक एवरेज जो हमारी पास HPLC है उसके अंदर हमारे पास जो प्रेशर होना चाहिए पंप का, वो अब अराउंड 5 to 6,000 psi तक होना चाहिए। ओके सर ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है सर मेरा इसमें क्वेश्चन था। क्या चीज? सर क्वेश्चन था एक कि आपने बताया कि उसमें टाइटली पैक और वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं स्टेशनरी फेज के, तो यस। इसलिए हम हाई प्रेशर यूज करते हैं लिक्विड। तो हाँ जी। अगर हम आपने दूसरा बताया एफिशिएंसी का कि आप लॉन्ग कॉलम यूज कर लो, तो अगर ठीक हम है। लॉन्ग कॉलम ले रहे हैं और वो टाइटली पैक बहुत फाइन पार्टिकल्स नहीं है, तो फिर हम हाई प्रेशर लेंगे या फिर लो प्रेशर भी ले सकते हैं? यूजुअली हमारे पास जो होता है, यू कैन से, जब हम जो कैपिलरी कॉलम यूज करते हैं जिसकी हमारे पास लेंथ जो है वो ज्यादा होती है और इनर जो कोटिंग होती है वो टाइटली पैक नहीं होती, जस्ट हमारे पास यू कैन से लिक्विड की बाज का हमने कोटिंग की होती है, तो उस वक्त हमारे पास जो फ्लो रेट होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता, हमारे पास उतना प्रेशराइज्ड वे में मोबाइल फेज को हम जो है वो एंटर नहीं करते, क्योंकि उससे क्या होता है हमारा जो कॉलम है वो रप्चर हो सकता है। तो जब हम लॉन्ग कॉलम यूज कर रहे हैं और जो इनर कोटिंग है वो भी हमने टाइटली पैक नहीं की हुई, जस्ट हमने और लिक्विड कोटिंग की हुई है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो हमारे पास प्रेशर है उसके साथ हम जो है अपना सैंपल जो है वो आगे फ्लो करवाते हैं या मोबाइल फेस फ्लो कराते हैं। लेकिन ये उस वक्त होगा हाई प्रेशर जब हमारा जो कॉलम होगा वो पैक्ड होगा, टाइटली पैक होगा, और यूजुअली हमारे पास जो कॉलम होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है ताकि इतना हाई प्रेशर वो झेल भी सके। ओके। यस सर। सर एक और था कि आपने जैसे पीछे बताया कि पोलर होते हैं मॉलिक्यूल्स, और हाँ वो हाँ। उनकी बताई कि अफिनिटी होती है। अफिनिटी का एक आपने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज, आई थिंक सो। यस तो यस। वो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या था, उसका नहीं समझ आया, उसकी कैसे अफिनिटी, उसको एक्सप्लेन करते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास एक सैंपल है, इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और हमने क्या किया है, हमारा जो स्टेशनरी फेज है अगर उसके ऊपर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो देन अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्ज की बेस पे क्या होगा, वो जो सैंपल होगा, जो सैंपल के कंपोनेंट्स होंगे दैट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ओके। तो अगर स्टेशनरी फेज पे कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे तो अब उनकी अफिनिटी क्या होगी स्टेशनरी फेज के साथ। ज्यादा। हाँ जी। तो जब पोलैरिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं लाइट लाइट अट्रैक्ट्स लाइट, पोलर अट्रैक्ट्स पोलर, नॉन पोलर अट्रैक्ट्स नॉन पोलर। जबकि हम इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात आएंगे तो फिर हम अपोजिट चार्जेस की बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके। यस सर, बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला फिनोमेना। यस यू कैन से। ओके। सर आपने कहा कि सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, और सर हाँ जी। एरिया का तो इनवर्स रिलेशन है ना प्रेशर के साथ, तो प्रेशर को तो जो है वो कम होना चाहिए ना। प्रेशर किसका प्रेशर? सर जो हम मतलब कि हम एरिया की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास स्टेशनरी फेज के पार्टिकल्स है उनके एरिया की बात कर रहे हैं, और प्रेशर होगा जो हम अप्लाई करेंगे मोबाइल फेज के ऊपर ताकि वो आगे मूव करे इनसाइड कॉलम। ओके तो ये सर ओके। स्टेशनरी फेज का प्रेशर की बात नहीं हो रही कि स्टेशनरी फेज के पार्टिकल्स का प्रेशर, नहीं नहीं, उनका तो एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया। ठीक है। तो यस जो सर। प्रेशर की बात हो रही है वो हम प्रेशर के साथ मोबाइल फेज को जो है आगे जो है वो पुश करेंगे। ओके सर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज सैंपल इंजेक्शन। तो सैंपल इंजेक्टर जो होता है, यहाँ पे हम नॉर्मली हमने GC में देखा था कि 1 to 2.5 माइक्रोलीटर हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं।
ठीक है। जबकि जो HPLC है इसके अंदर हम 5 to 20 माइक्रोलीटर तक हम अपना सैंपल इंजेक्ट करते हैं। ओके। कॉलम लेंथ जो यस सर। होती है HPLC में, इट रेंज फ्रॉम 5 to 50 सेंटीमीटर एंड द इंटरनल डायमीटर इज अराउंड 1 to 10 मिलीमीटर। ठीक है। और मोस्टली हम क्या करते हैं, HPLC में मेन कॉलम से पहले हम एक गार्ड कॉलम भी लगाते हैं। ओके। इसको हम फर्दर जो है स्टेप बाय स्टेप इसको आगे हम जो है वो देखेंगे। तो सर नेक्स्ट रिपीट हमारा जो कर देंगे, मेन कॉलम के अलावा और क्या यूज होता है? हम स्टार्ट में एक गार्ड कॉलम यूज करते हैं। आपको याद होगा प्रीवियस सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था गार्ड कॉलम। यस सर। ठीक है। इट बेसिकली एक्ट एज अ फिल्टर। तो कंटेमिनेशन आ रही होती है वो पहले उनको अपने अंदर जो है वो कैच कर लेता है और मेन कॉलम को बचाता है फ्रॉम डैमेज। ओके। So those were the basic, you can say, instrumentation of HPLC, and that column is basically surrounded with an oven. Okay, it's housed in an oven. तो हम क्या करते हैं उसको एक मेन हमारे पास क्या होता है, उसको हम एक मेंटेन टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो नॉर्मली आप देखते हो जो टेम्परेचर है इट डायरेक्टली यू कैन से अफेक्ट द विस्कोसिटी ऑफ द मोबाइल फेज। लिक्विड्स हमारे पास आ रहे होते हैं ना, तो उनकी विस्कोसिटी को भी क्या करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमारे जो यू कैन से लिक्विड फेज है उसकी विस्कोसिटी भी चेंज हो रही होगी। तो अगर विस्कोसिटी चेंज हो रही होगी तो फ्लो रेट भी चेंज हो रहा होगा। उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम एक मेंटेन टेम्परेचर भी यूज़ करते हैं कॉलम के अराउंड, ताकि हमारे पास जो फ्लो रेट है वो भी मेंटेन रह सके, ताकि उस वजह से कोई हमारे पास रिजल्ट में फ्लक्चुएशन ना आए। ओके। कल हम जो है देखेंगे मोड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है। नॉर्मल फेज क्रोमेटो HPLC, रिवर्स फेज HPLC, आइसोक्रेटिक इल्यूजन, ग्रेडियंट इल्यूजन। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। एंड देन वी आल्सो डिस्कस सम ऑफ द डिटेक्टर्स दैट यूज्ड इन द HPLC। ओके। अभी तक यहाँ तक कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। हमारा टाइम ऑलमोस्ट जो है वो एंड होने के करीब है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? सर मेरा इसमें था कि HPLC आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है, हमने लिक्विड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। तो हमें पता नहीं होता ये कौन सा लिक्विड है, इस उसके वो देखना होता है। तो वैसे भी दूसरी भी क्रोमेटोग्राफी और बाकी सबके साथ भी मेरा यही एक कंफ्यूज था क्वेश्चन कि वो हम देखना होता है, हमने सारे लिक्विड्स को डिटेक्ट करना होता है, फिर हम ये कैसे देख लेते हैं, हमें उसकी विस्कोसिटी कैसे पता होगी, हमें उसका ये कैसे पता होगा कि वो पोलर है, वो इस सॉल्वेंट के साथ जाएगा। तो वो तो हमें बहुत दफा करनी पड़ेगी। तो फिर ये एक डिस्ट्रक्टिव टेक्निक ना हो गई, ये सारा कुछ डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं जा रहा। नो नो, बेसिकली क्या होता है कि उसकी जो इंटरनल डिस्ट्रक्टिव बेसिकली क्या होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास यू कैन से एक मिक्सचर है, उसके अंदर मेरे पास मैंने कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड किया हुआ है, कुछ एथेनॉल्स के हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स, कुछ यू कैन से मैंने मिक्स किए हुए हैं, एनहेक्सेन है। तो इस तरह का मैंने एक बड़ा सा जो है मिक्सचर बनाया हुआ है। ठीक है। तो अब क्या होता है जब हमारे पास हम उसको रन करते हैं तो अब उसके अंदर ओरिजिनल जो कंपोजिशन क्या है, H2O मॉलिक्यूल, एथेनॉल मॉलिक्यूल और हेक्सेन और क्लोरोफॉर्म और समथिंग लाइक दैट। तो हमारे पास क्या है, उनकी ओरिजिनल कंपोजिशन, वो जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं। अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होगी वो क्या करेगी, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको आगे चेंज कर देगी, उनको आयनाइज कर देगी, जैसे HO और O नेगेटिव। ठीक है। इस फॉर्म में उनको कन्वर्ट, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ठीक है। या हमारे पास क्या करे, कोई और मॉलिक्यूल के साथ उनके अंदर इंटरचेंज कर दे। ठीक है। तो वो डिस्ट्रक्टिव होगी। ये बेसिकली जो डिस्ट्रक्टिवनेस या नॉन डिस्ट्रक्टिवनेस है HPLC की या GC की, इट्स यूजुअली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डिटेक्टर वी यूज। ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़े थे फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, वो बेसिकली क्या कर रहा था,
कंपोनेंट्स जो बाहर आ रहे थे, अगर तो वो ओरिजिनल फॉर्म में रहे तो देन देयर इज नो इशू। अगर वो क्या कर रहा है, उनको आयनाइज कर रहा है उन कंपोनेंट्स को, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी ओरिजिनल जो फॉर्म थी H2O, उसको वो कन्वर्ट कर रहा है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। ठीक, तो दैट इज डिस्ट्रक्टिव। जबकि हमने देखा इन केस ऑफ यू कैन से थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, वो हमारे पास गैस बेसिकली क्या होती है, अब वो उनकी डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो जस्ट गैस इट एज इट इज फॉर्म में रहती है। जैसे ही हमारा सैंपल आता है वो एज इट इज फॉर्म में क्या करता है, उन फिलामेंट्स के अराउंड रहता है। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, लेट्स सपोज वो फिलामेंट हीट अप हो रहे हैं, ठीक है, उनमें से इलेक्ट्रिकल चार्ज पास कर रहा है, तो वो क्या हो रहे हैं, हीट अप हो रहे हैं, उनकी रेजिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब हमने जो है नॉर्मल रेफरेंस यूज किए थे कार्बन यू कैन से हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी अबव 100 थी। तो वो क्या करते थे, वो जो हमारे पास रेजिस्टर जहाँ पे हीट हो रही होती थी, वो उन हीट को क्या करते थे, आगे जो है वो यू कैन से ट्रांसफर कर देते थे, क्या कहते हैं, अपने अंदर जो है वो हीट को आगे जो है वो अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसफर कर देते थे, जिस वजह से हमारे पास वो जो रेजिस्टर था उसके अंदर जो टेम्परेचर था वो आगे शिफ्ट हो जाता था टुवर्ड्स दैट गैस मॉलिक्यूल्स, और हमारे पास जो है रेजिस्टेंस क्या होती थी, मेंटेन रहती थी। लेकिन जैसे ही हम सैंपल की तरफ आते थे, जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या थी, लेस थी हमारे हाइड्रोजन और हीलियम की निस्बत, तो वो क्या करते थे, वो हमारे पास जब इलेक्ट्रिक चार्ज पास करता था रेजिस्टर के थ्रू, तो वहां से जो हीट होती थी वो इस हीट को प्रॉपरली आगे ट्रांसफर नहीं कर पाते थे अपने दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से, जिस वजह से वो फिलामेंट क्या होता था, हाईली हीटअप हो जाता था, ज्यादा हीटअप हो जाता था। तो जिस वजह से हमारे पास जो रेजिस्टेंस थी उस रेजिस्टर के अक्रॉस वो भी क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। अब वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स जस्ट हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनसे उनकी जो ओरिजिनल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो रही। तो दैट्स वाई वो जो TCD था वो क्या था, नॉन डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो इसी तरह ये जो HPLC है, इसकी इसके अंदर हमारे पास इसकी डिस्ट्रक्टिवनेस या नॉन डिस्ट्रक्टिवनेस जो थी, वो डिपेंड करेगी कि हम डिटेक्टर कौन सा यूज कर रहे हैं। जब हम डिटेक्टर को स्टडी करेंगे तो ये डिस्ट्रक्टिवनेस और नॉन डिस्ट्रक्टिवनेस उधर जाके हमें पता चलेगी। ओके, यस सर, मैं डिस्ट्रक्टिवनेस नॉन डिस्ट्रक्टिवनेस इसलिए कह रही थी कि हम एक डिटेक्शन कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो फिर हम उस सैंपल को दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली चीज थी कि फिर हमें ऐसी चीज यूज करनी चाहिए कि वो दोबारा यूज कर सके, जैसे एप्पल। लेकिन यूवी में जो हम सैंपल लेते हैं वो हम नहीं यूज कर सकते। तो ये वाली चीज मैं इसके साथ रिलेट कर रही थी। हमें सारी चीजें एक ही दफा में पता नहीं चल सकती ना उसका। हाँ जी, हाँ जी। हमें बार बार करना पड़ता है। कभी हमें सैंपल नहीं, वो जो हम उसके साथ ले रहे होते हैं मोबाइल फेज, वो नहीं सूटेबल होती, तो हमें लेना पड़ता है दोबारा। तो फिर इस तरह हम्म। तो हमारा जो सैंपल होता है वो काफी ज्यादा यूज होता है। मैं इस पॉइंट को ले रही थी। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। जो हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स जितनी भी है ना, जो डिटेक्टर नॉन डिस्ट्रक्टिव हैं, अगर हम उनके साथ आगे मजीद कोई और इंस्ट्रूमेंट भी अटैच कर देंगे ना, उनकी ये प्रॉपर्टी होगी कि वो जो हमारे पास वो जो कंपोनेंट उसने आगे डिटेक्ट कर लिया है, वो उसको आगे ट्रांसफर कर देगा। हम उसको फर्दर मजीद भी जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर हम हमारे पास वो कंपोनेंट नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर में गया है। ठीक है, तो ओके वो जो सर। सैंपल होता है, हम एक ही सैंपल से मल्टीपल हम जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, अगर हमारे पास जो आगे डिटेक्टर लगते जा रहे हैं वो नॉन डिस्ट्रक्टिव है तो।